अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब ये हीरा मेरा है, मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूँ कि यह हीरा तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतने कीमती हीरे का मालिक तुम्हारे जैसा कोई देहाती आदमी नहीं हो सकता। यह हीरा तो राजा महाराजाओं का हीरा लगता है। देखो, तुम्हें जो दे दिया उसे ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था मायापुर, जहाँ के मुखिया थे मोहनदास। मुखिया मोहनदास बहुत ही समझदार और एक सुलझे हुए इंसान थे। अपने गांव की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए वे हमेशा आगे रहते थे। गांव की पंचायत में आने वाले झगड़ों का निपटारा भी मुखिया मोहनदास ही करते थे। जब भी गांव वालों के बीच में कोई विवाद हो जाता तो वह उसके समाधान के लिए मुखिया मोहनदास के पास ही आते थे। और मोहनदास अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से हर झगड़े का सही न्याय करते थे। गांव के लोगों का मानना था कि उनके मुखिया मोहनदास कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि न्याय के देवता है। इसी तरह से एक दिन गांव की पंचायत में हरिया नाम के एक आदमी का मामला आया, जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम था। मोहनदास ने पूरे मामले को समझा और फिर सभी सबूतों की जांच की। उसके बाद मुखिया मोहनदास ने यह फैसला सुनाया कि हरिया पर जो चोरी का इल्जाम लगाया गया है वह बिल्कुल सही है। उसे चोरी के इस अपराध के लिए गांव से निकाल देने की सजा दी जाती है। साथ ही उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। हरिया कहने लगा, मुखिया जी, मैं बेकसूर हूँ। मुझसे जो भी अपराध हुआ है वो अनजाने में हुआ है। हरिया, हमने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल न्याय संगत है, क्योंकि सभी सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मुखिया जी, कई बार हमें जो दिखाई देता है वह पूरा सच नहीं होता। कृपया करके मुझ पर दया कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। मैं जिन हालातों में आज फंस गया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी ऐसे हालातों का सामना करना पड़े। मैंने जो भी फैसला दिया है वो सभी परिस्थितियों और सबूतों को ध्यान में रख कर दिया है। इस तरह से हरिया को चोरी के अपराध में सजा के तौर पर गांव से बाहर निकाल दिया गया। हरिया अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। पंचायत की कार्रवाई खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। मुखिया मोहनदास भी अपने घर वापस लौट गए। गांव के बाहर एक साधु महाराज की कुटिया थी। वो साधु महाराज ईश्वर की भक्ति करने वाले एक सच्चे संत थे। गांव के लोग अक्सर उन साधु महाराज की कुटिया में उनके उपदेश सुनने के लिए आया करते थे। मुखिया मोहनदास का भी साधु महाराज के साथ विशेष लगाव था। वह भी साधु महाराज से मिलने और उनके प्रवचन सुनने के लिए कुटिया में आते रहते थे। अगले दिन जब मुखिया मोहनदास महाराज से मिलने के लिए आए तो साधु महाराज ने कहा, मुखिया जी, मैंने कल की घटना के बारे में सुना कि आपने हरिया नाम के एक आदमी को चोरी के अपराध में गांव से निकालने की सजा दे दी। जहां तक मेरी जानकारी है, हरिया नाम का वह आदमी मेरे आश्रम में भी आया करता था। मुझे लगता है कि वह एक अच्छा इंसान था। चोरी जैसी नीच हरकत उसने नहीं की होगी। नहीं साधु महाराज, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रख कर ही अपना फैसला दिया था और मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने आज तक जितने भी फैसले दिए हैं वह सभी न्याय संगत है। मुखिया जी, कभी कभी जो हमें सामने दिखाई देता है वह पूरा सत्य नहीं होता। मुझे तो लगता है आपने जो फैसला दिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई। लेकिन मुखिया साधु महाराज की इस बात से सहमत नहीं था। उसे तो अपने फैसले पर पूरा विश्वास था। मुखिया मोहनदास की एक बेटी थी जो कि अब विवाह के लायक हो चुकी थी। मोहनदास जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, सुनिए जी, हमारी बेटी विवाह के लायक हो चुकी है और मैंने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत ही अच्छा है और हमारे पड़ोस के ही गांव का रहने वाला है। अरे भाग्यवान, तू चिंता मत कर,
मैं अपनी बेटी का विवाह पूरी धूमधाम से करूंगा और देखना, इस बार तो मेरे खेतों में फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। कुछ ही दिनों में फसल की कटाई शुरू होने वाली है। मैं तो अपनी फसल नगर में जाकर बेचूंगा ताकि मुझे अच्छे दाम मिले, और फिर देखना मैं कैसे अपनी बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से करता हूँ। मुखिया की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई। अगले दिन जब मुखिया मोहनदास अपने खेतों पर गया तो अपने खेतों की हालत देखकर वह बुरी तरह से घबरा गया। अरे ये क्या हुआ? मेरी फसल में तो कीड़े लग गए। भला ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, अब तो मुझे जल्दी से अपने खेतों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुखिया ने बहुत कोशिश की। उसने अपनी फसलों पर दवाई भी छिड़की, लेकिन फिर भी उसकी फसल में कीड़े लगते ही जा रहे थे। इस तरह से मुखिया की पूरी फसल बर्बाद हो गई, और अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता हुआ देखकर मुखिया बड़ा ही उदास हो गया। वो चुपचाप अपने घर चला गया। उसको उदास देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी, आप उदास क्यों हैं? और फिर मुखिया ने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी और बोला, भाग्यवान, हमारी सारी फसल बेकार हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। चिंता मत करिए जी, आप तो एक मेहनती इंसान हैं और सबका भला सोचते हैं, तो फिर आप रोते क्यों हैं? मेरी मानो तो जाकर साहूकार से कुछ कर्ज ले लो और जाकर नगर से बीज खरीद लो। अपनी पत्नी की सलाह मुखिया को बहुत ही अच्छी लगी। मुखिया तुरंत ही गांव के साहूकार की हवेली में पहुंच गया और सारी घटना उसे बताते हुए कहने लगा, साहूकार जी, मुझे अपने खेतों में फिर से काम शुरू करना है, जिसके लिए मुझे कुछ धन चाहिए। मुखिया जी, मुझे आपको कर्ज देने में कोई परेशानी नहीं है, पर वो क्या है ना, आप तो जानते ही हैं, मेरा ब्याज बहुत ही ज्यादा होता है। आप गांव के मुखिया हैं, इसलिए आपको मैं ब्याज थोड़ा कम लगाऊंगा, लेकिन फिर भी ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए। साहूकार जी, सारा गांव जानता है कि मैं कितना मेहनती और ईमानदार हूँ। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं मुखिया जी, लेकिन क्या है ना, भरोसे पर उधार नहीं दिया जाता। ब्याज तो आपको चुकाना ही होगा, और अगर मेरा कर्ज आप समय रहते नहीं चुका पाए तो मैं आपके खेतों पर कब्जा कर लूंगा। यह सुनकर मुखिया गहरी सोच में पड़ गया। हालांकि पूरे गांव में मुखिया का सम्मान किया जाता था, लेकिन यह साहूकार एक नंबर का सूदखोर था। उसने मुखिया जी का कोई लिहाज नहीं किया। अब क्योंकि मुखिया जी की सारी फसल खराब हो चुकी थी और उनके पास बिल्कुल भी जमा पूंजी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली फसल में लगा दी। कुछ देर तक सोचने के बाद मुखिया बोला, ठीक है साहूकार जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। साहूकार ने स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली मुखिया को पकड़ा दी, और फिर मुखिया ने उस धन से अच्छे किस्मों के बीज खरीदे और फिर से अपनी खेती में काम में लग गया। कुछ महीनों में उसकी फसल फिर से पककर तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, मुखिया ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए और पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर मुखिया की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए अपने घर पर आया। भाग्यवान, मेरी सारी फसल फिर से बर्बाद हो गई। ऊपर से अब तो साहूकार का भी कर्ज मुझ पर हो गया है। अब मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूंगा? सुनिए जी, कुछ ही दिनों में लड़के वाले हमारी बेटी को देखने के लिए आने वाले हैं। ऐसे में तो सारे गांव के सामने हमारी नाक कट जाएगी। ठीक उसी समय साहूकार भी वहां पर आ पहुंचा। मुखिया जी, मैं अपना कर्ज ब्याज सहित लेने आया हूँ। साहूकार जी, मेरी सारी फसल बेकार हो गई है, मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए। मुखिया जी, मोहलत तो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि सारा गांव जानता है कि मैंने आज तक किसी को मोहलत नहीं दी। वायदे के मुताबिक अब मैं तुम्हारे खेतों पर कब्जा करूंगा
अगर तुमको अपने खेत छुड़वाने हैं तो सीधी सी बात है, मेरा सारा धन ब्याज समेत वापस कर देना, तो मैं तुम्हारे खेत वापस लौटा दूंगा। इतना बोलकर साहूकार वहां से चला गया। अब तो मुखिया के हाथ से खेत भी चला गया था। कुछ ही दिनों में उसके घर की हालत बहुत ही खराब हो गई। एक दिन मुखिया ने अपने पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब तो खेत भी हाथ से चला गया है और मेरे सिर पर कर्ज भी है, ऊपर से बिटिया का विवाह भी करना है। इसलिए मैंने सोचा है कि हमारे राज्य के राजा चंद्रसेन बहुत ही दयालु है, उनसे जाकर सहायता मांगूंगा। बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। फिर मुखिया उसी दिन राजा के महल में जाने वाला था तो राजा चंद्रसेन महल के बाहर ही टहलते हुए मिल गए। मुखिया ने सारी घटना राजा को बताते हुए कहा, महाराज मेरी सहायता कीजिए, मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और मेरी बेटी भी विवाह के योग्य हो चुकी है। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी फसल बर्बाद हुई जबकि आसपास के लोगों की तो फसल को कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बात खत्म हुई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राजा की बात सुनकर मुखिया बहुत ही उदास होकर वहां से चला गया। जब वो अपने गांव वापस लौट रहा था तो आधे रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने आप से कहने लगा, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। तभी मुखिया की नजर सामने पड़े हुए एक आदमी पर पड़ी जिसके शरीर से खून बह रहा था। मुखिया तुरंत उठकर उस आदमी के पास पहुंचा और देखा कि वह आदमी मर चुका था। अरे, इसकी तो मौत हो गई। तभी मुखिया की नजर उसके हाथ पर गई जहां पर एक बड़ा सा हीरा चमक रहा था। मुखिया ने सोचा